प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी का एक लेटेस्ट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और बच्चों, अब की बार 2025 का पेपर बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बात बच्चों, आप सभी को पता होगा कि पेपर जो भी बनता है आपका वो 70 नंबर का बनता है। तो बच्चों, आज की सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को 70 में 70 क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बच्चों, हम पेपर का पैटर्न समझते हैं कि अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर कैसे बनने वाला है, किस पैटर्न पे आने वाला है। सबसे पहले इस बात को समझते हैं, उसके बाद हम इस पूरे पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। इसका PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आप सभी को वीडियो खत्म होने के बाद बता दूंगा। परेशान मत होना, ठीक ना। चलिए बच्चों, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपका पेपर मिलेगा, आपको एक बात क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले करना क्या है, अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके अपना अनुक्रमांक और अपना यहाँ पर नाम फिलअप कर लेना है, ठीक ना। पेपर का आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं, 801 DA करके दिया गया है, ठीक ना। इतना बात बच्चों, इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल टाइमिंग रहता है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट में पेपर को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके पेपर को समझ लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उसके बाद बचे 3 घंटे में आप सभी को इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करना है, यानी कि सॉल्व करना है। आइए बच्चों, ध्यान से यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद से हम पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। सबसे हमारा पहला निर्देश क्या दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये पेपर 2 खंडों में दिया गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको OMR आंसर शीट पे करना होगा। और OMR आंसर शीट को भरने के लिए आप सभी को ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। इतनी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक ना। अब बच्चों, हम आगे बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, सारा का सारा यहाँ पर आगे बता दिया गया है। हर एक बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। अब बच्चों, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम खंड अ के सारे प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता होगा कि खंड अ के जो भी सवाल होंगे 20 बहुविकल्पी रहने वाले हैं, जो कि भैया 20 नंबर के होने वाले हैं। तो 20 नंबर में 20 नंबर आपका यहीं से क्लियर होने वाला है। कमर कस लेना है और अब की बार माँ बाप के सपनों को साकार करना है, ठीक ना। चलिए भैया, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन भी दिया गया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जय शंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो बच्चों, अगर हम बात करेंगे चिंतामणि के रचनाकार हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को राइट आंसर पता है वो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक ना। कमेंट भी करते चलना, इससे हमको पता चलेगा कि कितने बच्चों का कौन कौन सा टॉपिक तैयार हो गया है। इस बात को ध्यान में रखना कि चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। अगला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या राजेंद्र यादव। तो बच्चों, अगर हम बात करेंगे पंच परमेश्वर, ये जो पंच परमेश्वर कहानी है, इस कहानी के राइटर हो जाएंगे प्रेमचंद। क्या हो जाएगा भैया, प्रेमचंद। सेकेंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को।
बोल रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जब मैंने आप सभी को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताया है, उसमें मैंने आप सभी को इनकी रचना का नाम पूरा बढ़िया से बताया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है। 3 ऐसे नाटक हैं जिसके रचनाकार खुद जयशंकर प्रसाद जी हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखा गया है। बताना ध्रुव सामने भाई, ये तो इन्हीं के नाटक है। चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है। तो अगर हम बात करेंगे लहरों के राजहंस, तो भैया लहरों के राजहंस का नाटककार जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। अब लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है, आप सभी कमेंट में जरूर बताना मेरे को, ठीक ना, कि भैया लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि शेखर, शेखर क्या है, एक जीवनी है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद या फणीश्वर नाथ रेणु या अज्ञे। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे, शेखर एक जीवनी है। शेखर क्या है, एक जीवनी है, और इस शेखर जीवनी के उपन्यास के राइटर कौन हो जाएंगे, अज्ञे जी हो जाएंगे। अज्ञे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना, कई बार पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि अपनी खबर, अपनी खबर आत्मकथा के राइटर कौन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास की। तो अगर हम बात करेंगे अपनी खबर, अपनी खबर जो आत्मकथा है, इसके लेखक हो जाएंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र। क्या हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में आप सभी को रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि भूषण किस युग के कवि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, पेपर में पूछा जा सकता है। भूषण किस युग के कवि हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल। तो भैया बताओ, आप लोग भी बताओ कि भूषण किस युग के कवि हैं। ये हो जाएंगे रीतिकाल के। किस युग के हो जाएंगे भैया, रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए भाई अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ललित ललाम रचना है, यानी कि ललित ललाम के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। मतीराम है कि पद्माकर है कि दिव्यजी है कि भूषण जी है। तो अगर हम बात करेंगे भैया ललित ललाम रचना, इसके जो रचना है ये किसकी रचना हो जाएगी, मतीराम की। किसकी हो जाएगी, मतीराम की। ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता नजर आ रहा है। चलिए आगे बात करेंगे, यशोधरा रचना है। यशोधरा के रचनाकार कौन है या यशोधरा किसकी रचना है, आपको बताना है, ध्यान से सुनना। जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या सुमित्रा नंदन पंत की या मैथिली शरण गुप्त की। तो बच्चों बताओ यशोधरा के रचनाकार कौन हो जाएंगे। ओबियसली सही बात है, मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान से सुनना। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद, अज्ञे या रामधारी सिंह दिनकर या नरेंद्र शर्मा। तो भैया बताओ आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो भैया ये हो जाएंगे अज्ञे जी। क्या हो जाएगा, अज्ञे। इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दीप शिखा काव्य संग्रह। क्या भैया, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो भैया बताओ दीप शिखा काव्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा भैया, महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके रखना, पेपर में पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों, आप सभी को पता है कि 10 के बाद जो भी क्वेश्चन आते हैं अब ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होने वाला है। करुण रस, आप सभी को पता होगा, रस से, छंद से और अलंकार से एक एक नंबर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी देखना आएगा भी। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, रौद्र, उत्साह, अद्भुत या शोक। तो भैया ऑब्वियसली सही बात है, शोक हो जाएगा। क्या होगा, शोक हो जाएगा।
चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, कई बार पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, प्रभु के चरण कमल के समान कोमल है। यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो वस्तुओं को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर जब दो वस्तुओं का आपस में कंपेयर किया जाएगा तो वहाँ पर होगा भैया रूपक अलंकार। क्या होगा? वहाँ पर होगा रूपक अलंकार। तो भैया इस बात को ध्यान में रखना, रूपक अलंकार यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, एक यह परिभाषा भी है, ठीक ना। कह रहा है कि यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? आपको बताना है यह लक्षण किस छंद का है। रोला है कि दोहा है कि सोरठा है कि बरौवे हैं? तो भैया क्या हो जाएगा? सममात्रिक छंद जिसमें 4 चरण होते हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति, यति मतलब विराम, तो क्या हो जाएगा भैया? रोला हो जाएगा। क्या होगा? रोला हो जाएगा। और रोला का जस्ट उल्टा क्या होता है? दोहा होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो दोहा क्या हो जाएगा? अर्ध सममात्रिक छंद हो जाएगा। अभी दोहा आएगा तो उसका भी परिभाषा बताऊंगा, उसका भी एग्जाम्पल बताऊंगा। तो रोला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, पर्यावरण, परि या प्र। तो आपको क्या करना है भैया? उपसर्ग बताना है। क्या करना है? उपसर्ग बताना है। तो भैया एक तो होता है प्रत्यय, एक तो होता है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होगा भाई? प्रत्यय मतलब पीछे। इसमें आप सभी को बताना। अरे भाई क्या कर रहा है? चलो बताना भैया उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग तो क्या होगा? पर्या होगा कि वर्ण होगा कि परि होगा कि प्र हो जाएगा? तो क्या होगा भैया? यहां पर हो जाएगा परि। क्या हो जाएगा भैया? परि हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय पीछे होता है, से मधुरता में ता आएगा, ठीक ना। तो ता क्या हो जाएगा? वहां पर प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया उपसर्ग, इसमें परि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी अगला हमारा क्वेश्चन ये भी आ गया कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है। महा का, ता का, नता का या इनमें से सभी का? तो भैया अगर हम बात करेंगे प्रत्यय का और भी किसका? महानता में, तो भैया मैंने क्या बताया? ता अंत में जो शब्द आएगा, मूल शब्द को छोड़ करके जो शब्द आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। सुख दुख में समास है। सुख दुख जहां पर दो शब्दों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तथा से, और से या एवं से या व से, तो वहां पर क्या होगा भैया? द्वंद्व समास होगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या होता है? आग, अनल, पावक, ज्वाला होता है। लेकिन अनिल, यहां पर देख रहे हो ना, अनिल, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्या हो जाएगा? ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होने वाला है? अभ्युदय क्या हो जाएगा? अभि प्लस उदय। क्या हो जाएगा? अभि प्लस उदय हो जाएगा। यानी कि चौथा ऑप्शन, यहां पर देखो चौथा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है अभि प्लस उदय हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अभ्युदय बोलते हैं। यह इसका सही तरीके से संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन का रूप है। तो भैया आप सभी को याद करना पड़ेगा, ये जो मधु है, मधु का आप सभी को धातु रूप याद करना पड़ेगा भैया, तभी आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मधुना। क्या हो जाएगा? मधुना हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको तैयार करना, विभक्ति और वचन हमेशा पेपर में 1 नंबर का पूछा जाएगा, इससे आप बच नहीं सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि पठिष्यतः धातु रूप सॉरी भाई, धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताना है।
तो सबसे पहले तो भैया ये पठ धातु से लिया गया है। पठ मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है भैया? पढ़ना। ठीक है, अब बताना है कि ये जो पठिष्यता शब्द है कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो भैया ये हो जाएगा द्विवचन और मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा? द्विवचन और मध्यम पुरुष हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने क्या बताया कि भैया ये सब ये दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब जाकर के इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर भाई 20 नंबर में 20 नंबर स्कोर करना चाहते हो तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा? याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, याद तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब चलिए बच्चों, हमने बहुविकल्पीय प्रश्न को खत्म कर दिया। अब हम बढ़ेंगे खंड ब की तरफ, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और बच्चों ये जो सेक्शन है 50 नंबर का सेक्शन है भैया। कितना नंबर का? 50 नंबर का। हल्के में नहीं लेना है, सारे प्रश्नों को डिटेल में समझेंगे, सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको भी टिक करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। ठीक है ना, तो पेपर का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, इसी के हिसाब से आप सभी का पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर समझते हैं भाई। देखो पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो, जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, पहला में दो क्वेश्चन आएगा, अथवा करके भी आएगा, यानी कि 2 पद गद्यांश आएगा। क्या आएगा? जो पहला क्वेश्चन आता है वो गद्यांश आएगा। देखो यहाँ पर गद्यांश क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से 2 गद्यांश दिया जाएगा, 2 गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का आंसर करिए, उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। ठीक ना, एक दिन वह इसी झोपड़ी के नीचे रहा है। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया और मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ, ये महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो बच्चों इसी प्रकार का आप सभी का पैसेज दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, 2 गद्यांश दिया जाएगा। एक तो ये दे दिया गया और यहाँ पर देखो एक अथवा करके ये कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। तो 2 गद्यांश दिए गए हैं, या तो भैया ऊपर वाला करना है या तो नीचे वाला करना है, दोनों को नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को ही हल करना है। ठीक ना, आइए भैया एक एक हमको हम समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो ये जो पैसेज दिया गया है इसका क्या करना है? सबसे पहले तो आप सभी को गद्यांश का संदर्भ बताना है। अच्छा, संदर्भ हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो सिंपली लिख सकते हैं पाठ का नाम, पाठ का नाम, ये भी आपका सही तरीका है। एक है लेखक का नाम। आराम आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भैया? संदर्भ हो जाएगा। अच्छा, पाठ का नाम ये क्या हो जाएगा भैया? ममता। पाठ का नाम क्या हो जाएगा? ममता हो जाएगा। पाठ का नाम हो जाएगा ममता। और बच्चों आप सभी को पता होगा कि ममता ये जो चैप्टर है इसके राइटर हो जाएंगे कौन? तो जयशंकर प्रसाद। सही बात है भैया, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये भी तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। तो भैया अगर ये तरीका अपने आते हो तो भैया इसको करने के लिए 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इससे 2 नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या करिए। तो जो भी इसका लाइन लिखा गया है उससे केवल अर्थ लिख देना है, ये तो बताने वाली बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। जब सोल्यूशन में लेकर के आऊँगा तो इसका मैं सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, व्याख्या कैसे करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था? वो इसलिए डर रही थी कि कहीं उसके साथ उल्टा सीधा या गलत काम ना हो जाए, इसलिए वो डर रही थी और अब उस मकान को छोड़ करके चले जाने की मतलब वो सोच ली थी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पैसेज। अगर आपको ये पैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, अथवा वाले जो करके यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो, कहानी से कहानी बनती चली गई है। बंदरों की कहानी, ठीक है, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की,
दया और त्याग की। जहां ब्रह्मी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। और यहाँ पे देख रहे हैं रेखांकित भी किया गया है। तो भैया हम एक दो लाइन पढ़ेंगे, हमको आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर से लिया गया है, इसका राइटर कौन है। ठीक है, पूरा यहाँ पर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके भी सारे क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपसे इससे पूछा जाएगा भाई, इससे बच नहीं पाओगे। संदर्भ आप लिखोगे। संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको क्या बताया, पाठ का नाम। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, पाठ का नाम। आप यहाँ पे भाई लिख सकते हैं पाठ का नाम। अच्छा, पाठ का नाम, फिर यहाँ पर लिखेंगे लेखक का नाम। ठीक है, अच्छा पाठ का नाम क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा अजंता। अजंता की गुफाएं क्या हो जाएगा, पाठ का नाम में क्या होगा, आप यहां पे लिख सकते हैं अजंता जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा, अजंता की गुफाएं से लिया गया है। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसके राइटर कौन हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होगा भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, बस 2 नंबर मिल गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, यानी अर्थ लिखना है। आसानी से कर सकते हो, और अर्थ पता नहीं है तो आप वो भी लाइन छाप के चले आना, नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए हैं, तो इसी में इसका आंसर लिखा गया है। आप आसानी से पढ़ करके इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया है कि नारी मनुष्य और पशु पक्षी सभी कलाकारों के हाथे सिरजते चले गए हैं। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे भैया, 2 नंबर पा जाओगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जो आपका सेकेंड क्वेश्चन आएगा, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड नहीं है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ भी 2 पद्यांश दिए जाएंगे और दोनों में से किसी एक पद्यांश को हल करना है, उसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देखो पूछा गया ना, इसका संदर्भ लिखना है, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर इसका भी अर्थ पूछा कौन सा अलंकार। तो करना क्या, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डग द्वय झलकी भरी भाल फन कनी जल की पूट सुखी गए मधुराधर वे। तो भैया जैसे हम 1-2 लाइन पढ़ेंगे हमको ये आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर से लिया गया है। पूर्ते निकसी वाले चैप्टर से लिया गया है, यानी कि इसके पाठ का नाम हो जाएगा, पाठ का नाम क्या होगा भैया, पाठ का नाम हो जाएगा वन पथ पर। क्या हो जाएगा, वन पथ पर। और आप सभी को पता है इसके कवि कौन हो जाएंगे भैया, इसके कवि हो जाएंगे तुलसीदास। क्या हो जाएगी, तुलसीदास। ठीक है ना, इतना चीज। तो ये तो हो गया आप सभी का संदर्भ। और यहाँ से क्यों आंसू बहने लगे हैं, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे हैं, जब पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे किस अलंकार का इस्तेमाल भी किया गया है आप आसानी से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये पैसेज नहीं आ रहा है तो आप अगला पैसेज भी कर सकते हैं, अथवा करके ये जो पैसेज दिया गया है मेवाड़ मुकुट वाला, ठीक ना, ये वाला, कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर धूम धूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मनोप्रत्यक्ष कृपाली था, कपाली था। ठीक है, तो इस प्रकार से पैसेज को पढ़ेंगे, पद्यांश को पढ़ेंगे, और पद्यांश को पढ़ने के बाद हमें क्या करना भैया, इसका भी संदर्भ, अलंकार वगैरह और यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो कैसे हल करेंगे जरा यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो संदर्भ में हम क्या लिखेंगे भैया, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हल्दी घाटी वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर श्याम सुंदर जी हैं। ठीक है, तो संदर्भ तो हो गया। संदर्भ में क्या लिखेंगे, पाठ का नाम, पाठ का नाम लिख देंगे, फिर यहाँ पर कवि का नाम लिख देंगे। ठीक है, हल्दी घाटी हो जाएगा। ठीक है, और श्याम नारायण पांडे। इस तरीके से आप सभी को हल कर लेना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आप आसानी से कर सकते हो, बस खाली पेपर देख लो। ठीक है, अब इसी प्रकार से बच्चों जो आपका अगला क्वेश्चन 3रा नंबर पूछा जाएगा, सेम टू सेम आप सभी से 2 गद्यांश संस्कृत में और 2 गद्यांश 2 पद्यांश संस्कृत में दिया जाएगा, उसको भी हल करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है ना गद्यांश, इसका भी क्या करना, अनुवाद करना है। यहाँ पर ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति,
क्या करना है, इसका क्या करना, अनुवाद करना है कि भैया ये जो नगरी है बनारस, इसके बारे में बात किया गया है कि संस्कृत भाषा केंद्र असली है। ए थे संस्कृत वर्मस्थ संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, इसका जो आलोक है प्रकाश से चारों जगह फैला हुआ है, ठीक ना। मुगल युवराज दारा सिको अत्र गते भारतीय दर्शनम शास्त्राणम अध्ययनम अक्रोध, यहाँ पर मुगल युवराज दारा सिको आया था, इसका बढ़िया से इस भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। सत्यसाम, इसके बाद ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या किया भैया, प्रभावित हो गया, प्रभावित होने के बाद इसका अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया। आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत, तो इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक ना, ग्रामीण वाले चैप्टर से लिया गया है। तो करना क्या भैया, सबसे पहले इसका संदर्भ लिख दो, संदर्भ लिखने के बाद इसका क्या करो, इसका अनुवाद कर दो, तो कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से कर जाओगे, या तो नीचे वाला करो नहीं तो ऊपर वाला कर सकते हो। इसी प्रकार से पद्यांश भी पूछा जाएगा, संस्कृत में 2 पद्यांश दिए जाएंगे, दोनों पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। करना क्या भैया, इसका भी आप सभी को संस्कृत में पद्यांश दिया गया है, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करना है कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भैया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग का होता है भैया, खंड काव्य के आधार पर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। मुक्ति दूत का पूछा जाएगा, ज्योति जवाहर का पूछा जाएगा, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट कमेंट कर देना, मैं इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कर्ण काव्य वाला जो कि बलिया वालों के लिए होता है, मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ, हमको याद है जब हमने पढ़ा हुआ था, तो ठीक है। कर्मवीर भारती तुमुल का तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को यहाँ पे सॉल्व करना होता है अपने जिले के हिसाब से। ये तो 3 नंबर का है, आसानी से आप सीरीज में से भी देख करके पढ़ सकते हो। और जो बातें बताने वाली है उसको हम समझते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन पर से देते हुए एक प्रमुख रचना का भी नाम लिखना है। 3, 2, 5 नंबर का है, तो जैसे ही आप सभी जीवन पर से लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, रचना का नाम लिख देंगे तो यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा, यानी कि टोटल 5 नंबर लेखक का और 5 नंबर कवि का, ठीक है ना। यहाँ पर 3 दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तीनों अति इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयारी कर लो क्योंकि अब की बार पेपर में यही आएगा, मान लो कि यही आएगा, 3 याद कर लोगे तो 1 तो आ ही जाएगा, पूरा विश्वास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लो, जीवन परिचय, एक रचना का नाम, जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का, तीनों को याद कर लो भैया, यही पेपर में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और कवि का देखेंगे तो महाकवि सूरदास का, बिहारी लाल का, महादेवी वर्मा का और श्याम नारायण पांडे का, इन चारों का तैयार कर लो, ठीक ना। 5 नंबर यहाँ से पक्का आ जाएगा, ठीक है, चारों को याद कर लोगे 1 तो पेपर बन ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों अगर हम आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अच्छा, प्रश्न पत्र में न आया हो इसका मतलब समझते हैं आप लोग, इसका मतलब देखो, चौथा जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन देखो, ये जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपको मैं दिखा दे रहा हूं, यहां पर 2 श्लोक दिया है, 2 श्लोक दिया है, आपको इस दोनों श्लोक को नहीं लिखना है। अगर आप कविता लिख रहे हैं तो कविता जब लिखेंगे तो दोनों श्लोक को नहीं लिखना है, इस दोनों श्लोक को छोड़ करके तीसरा श्लोक को करना है। अगर आपको श्लोक नहीं याद है तो क्या करोगे, उसका तरीका है नीचे, क्या है नीचे दिया गया ऑप्शन में, नहीं दिया गया भाई, श्लोक तो लिखना ही पड़ेगा, श्लोक आपको लिखना पड़ेगा, उस दोनों श्लोक को छोड़ करके आपको तीसरा श्लोक यहाँ पे याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर संस्कृत भाषा में दीजिए, और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होने वाला है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 क्वेश्चनों को देख लो, अगर तैयार कर लेते हो तो पेपर में से पक्का तो फंस ही सकता है, मछली है जाल में आ ही जाएगी किसी न किसी दिन। कि कुत्र मरणम मंगलम भवति पुराजा केन स युद्धम अकरोत ज्ञानम कुत्र संभवती या अस्माकम संस्कृते कह नियम। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन को तैयार कर लो, 2-2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन को पेपर में टपक ही जाएगा। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, ध्यान सुनना, अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा नंबर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे ज़्यादा नंबर का यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए।
ऐसे राइटिंग करने के लिए आता है, 9 नंबर का आता है। हो सकता है अब की बार पेपर में 7 ही नंबर का पूछा जाए और 2 नंबर का आप सभी से एक पत्र लेखन पूछा जाए। अभी हो सकता है, ठीक है, जो पेपर बनाने वाला है पत्र लेखन, तो अगर पत्र लेखन देगा तो 2 नंबर का देगा, और अगर नहीं देगा तो इसको 9 नंबर का देगा, ठीक है, इसको 7 नंबर करके देगा। आपको तैयार करना है। विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है हमारे लिए? तो भैया सही बात है, विज्ञान तो एक वरदान भी है और अभिशाप है, दोनों है। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो विज्ञान एक वरदान के रूप में हमें प्राप्त होता है, लेकिन जैसे ही इसका हम इस्तेमाल गलती तरीके से करते हैं तो भैया एक श्राप हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है। तो इसी पे आपको क्या करना है, निबंध राइटिंग तैयार करना है और पेपर में पक्का पूछा जाएगा। 9 नंबर तैयार करना चाहते हो तो इस चारों टॉपिक को तैयार कर लो। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, कारण और निवारण कैसे कर सकते हैं, क्यों बेरोजगारी फैल रही है, इसके बारे में आपको तैयार करना है। पेपर में पक्का पूछा जाएगा भाई। ये ऐसे टॉपिक है ना जो लिमिटेड टॉपिक है, पेपर में हमेशा आता है। और जल है तो कल है, जल ही जीवन है, इसके बारे में भी आप सभी को निबंध लेखन तैयार करना है। और विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, इस टॉपिक को भी तैयार कर लेना। यानी कि चारों टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक हैं जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है। चारों टॉपिक को तैयार कर लेना। अब देखो PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भैया, चलिए एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8318105051। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को पूरे सब्जेक्ट का पेड नोट्स और PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को कुछ पे करना पड़ेगा। उसका यहाँ पर चार्ज रखा गया है मात्र 299, मात्र 299 रुपये रखा गया है। आप सभी को इसमें मिलता क्या है ये भी जान लो भाई, इसमें क्या क्या मिलेगा। आप सभी को जो भी आपका मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, सोशल साइंस, साइंस, होम साइंस, पूरे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप सभी को एक अलग से मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो डाउट भी सॉल्व कर दिया जाएगा, डाउट का एक अलग से चला दिया जाएगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ों को मिलेगा आप सभी को डिटेल्स पूरा, हर सब्जेक्ट का PDF नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट क्लास, सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए पे करना पड़ेगा 299 का। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे अभी तक नए हो सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।